ओके दोस्तों, तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन एंड द कॉन्केविटी ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, ध्यान देना, मैं अभी जो पढ़ाने वाला हूं, मैथ्स के कोई टीचर इसको अगर देखते हैं तो इस पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ गलतियां मिलने वाली है, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का जो डेफिनेशन हमारे फिजिक्स में जो हमारे काम आते हैं, मैथ्स का डेफिनेशन उससे काफी ज्यादा अलग होता है। मैथ्स में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है, बहुत सारे सब केसेस बनता है, बट फिजिक्स में हमें एज सच उन सब चीजों की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो हम जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ेंगे वो बहुत ही ज्यादा वेग तरीके से पढ़ेंगे। मैं ये नहीं बोलूंगा जो मैं गलत पढ़ाने वाला हूं, ऑब्वियसली मैं गलत क्यों पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, लेकिन मैं ये जो पढ़ाने वाला हूं दैट इज गोइंग टू बी प्रेटी मच इनकम्प्लीट। ठीक है, आगे जब तुम लोग मैथ्स में पढ़ोगे, बायो वाले बच्चे ऑब्वियसली मैथ्स में कभी नहीं पढ़ोगे, उसकी जरूरत भी नहीं है। मैथ्स में जो पढ़ोगे द केसेस आर गोइंग टू बी मच मोर कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, एंड मैं जो जो रूल्स लिखाऊंगा देयर विल बी सम एक्सेप्शंस। इनकम्प्लीट पढ़ाने का मेन पॉइंट तो वही होता है जो उसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस का हमें सामना करना पड़ता है। ठीक है, बट एनी हाउ अभी राइट नाउ उन सारे कॉम्प्लिकेशंस को हैंडल करना ना मेरे लिए पॉसिबल है और ना उस चीज की कोई जरूरत है। हमें फिजिक्स में जितनी चाहिए उतना मैं राइट नाउ तुम लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, तो फिजिक्स में तो इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ग्राफ का हमें सामना करना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज अ इंक्रीजिंग टाइप ऑफ ग्राफ एंड अनदर इज अ डिक्रीजिंग टाइप ऑफ अ ग्राफ। कोई एक फंक्शन एफ एक्स इंक्रीजिंग कब होता है? जो अगर मान लो मैं उस फंक्शन के डोमेन के अंदर दो पॉइंट लेता हूं, x2 और x1, सच दैट x2 इज ग्रेटर देन x1, तो फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है देन f ऑफ x2 विल बी ग्रेटर देन f ऑफ x1। जो हम लोग का ये वाले ग्राफ से एविडेंट है, ध्यान दो, जैसे जैसे मेरा x बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरा y भी जो है वो हमारा बढ़ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है जो मेरा f ऑफ x2 है वो मेरा डेफिनेटली f ऑफ x1 से बड़ा है। एंड ध्यान देना, ये वाला हर पॉइंट विद इन द डोमेन वैलिड होना चाहिए। कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए मैंने दिखा दिया और देखो सर आ गया, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। मैं इसीलिए इफ नहीं लिखा, IFF लिखा, यानी कन्वर्स भी ट्रू है। अगर f ऑफ x, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है और f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2 है, देन x2 विल बी ग्रेटर देन x1। ठीक है, एंड सिमिलरली कोई फंक्शन fx डिक्रीजिंग तब बोला जाएगा अगर मेरा x के बढ़ने के साथ साथ मेरा y जो है वो हमारा डिक्रीज करता है, तो वैसे ग्राफ को हम जो बोलेंगे दैट इज गोइंग टू बी अ डिक्रीजिंग ग्राफ। ठीक है, इसका सिंपल एग्जांपल मैं लेता हूं। चलो कंसीडर fx is equals to x क्यूब। ठीक है, और जो मेरा डोमेन है दैट इज x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर्स, ऑल पॉसिबल रियल नंबर्स। सो प्रूफ दैट it is an increasing function। ठीक है, prove that it is an increasing function। ओके, let's see क्या आता है। अच्छा, let x2 is greater than x1। let x2 is greater than x1। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें, सो f ऑफ x2 मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू x2 क्यूब, और f ऑफ x1 जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू x1 क्यूब। ये चीज मैं साफ साफ लिख सकता हूं। सो व्हाट आई कैन राइट इज f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1, that will be x2 cube minus x1 cube।
एंड इसको अगर मैं फैक्टराइज करता हूं तो दैट विल कम आउट टू बी x2 माइनस x1 x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x1 स्क्वायर। अच्छा, ये वाला क्वांटिटी तो ऑलवेज पॉजिटिव है ही है, मुझे अब प्रूफ करना है ये वाला क्वांटिटी भी पॉजिटिव है। ध्यान देना, जो x2 और x1 है इन दोनों में से एक जो है वो हमारा नॉन जीरो है। x2 और x1 जो है उनमें से कम एक हमारा नॉन जीरो है। ठीक है, दोनों जीरो के केस में तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। x2 ग्रेटर देन x1 माना हूं तो एक अगर जीरो है, ठीक है, तो दूसरा या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। आई रियली डोंट नो, आई रियली डोंट केयर। एंड मान लो मेरा x2 जो बड़ा है उसको मैं बाहर लेकर आ जा, जो छोटा वाला है उसको बाहर लेकर आ जाता हूं। ठीक है, आई कैन दोनों में से कोई भी एक को बाहर लेकर आना। दिस विल बी x2 प्लस x1 का होल स्क्वायर प्लस x2 बाई x1 प्लस 1। Look, this quantity is positive, this quantity is also positive, and now if we see ये वाला क्वांटिटी ये क्वाड्रेटिक है और इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो है 1 माइनस 4, दैट इज लेस देन 0। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज पॉजिटिव, this is positive and this is also positive. So what I can simply say is f of x2 minus f of x1 is greater than 0, यानी f of x2 will be greater than f of x1। तो fx equals to x cube जो है वो हमारा एक का इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, राइट। सो साफ साफ ध्यान, अगर मैं एक्स क्यूब का ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो भी वो क्लियरली हमारे पास एविडेंट हो जाएगा। ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है। ठीक है, एंड यहां पर अगर हमारा ग्राफ हम देखें, एक्स क्यूब का ग्राफ हमने पहले ड्रॉ करना सीखे हैं, ये वाला पॉइंट पे आने के बाद इस तरीके से जाता है। तो तुम कोई भी एक जगह पर x2 ले लो, दूसरा x1 ले लो, क्लियरली वी कैन सी अगर x2 x1 से बड़ा होगा, जैसे जैसे x बढ़ रहा है तो मेरा f of x2 भी f of x1 से बड़ा होगा। ठीक है, अच्छा मान लो अगर मेरा f of x इक्वल्स टू x स्क्वायर है, बात क्या है इस पे? This is increasing। अगर मैं डोमेन को सेट करता हूं ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, it will be decreasing if x is less than or equals to 0 and it is neither increasing nor decreasing if x belongs to real numbers। fx equals to x square, ये अगर मैं पूरा रियल नंबर्स पे डिफाइन करूं तो ये ना डिक्रीजिंग है ना इंक्रीजिंग है। अगर मैं पॉजिटिव x के लिए डिफाइन करूं तो इन दैट केस ये इंक्रीजिंग है, और अगर नेगेटिव x के लिए डिफाइन करूं तो ये डिक्रीजिंग है। देखो, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है दैट डिपेंड्स अपॉन द डोमेन ऑफ डेफिनेशन। हम अपना फंक्शन को जहां पर डिफाइन कर रहे हैं उसके ऊपर मेरा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डेफिनेटली डिपेंड कर सकता है। वी कैन क्लियरली सी रिगार्डिंग द ग्राफ। सो इफ दिस इज द y एक्सिस एंड दिस इज द x एक्सिस, सो अगर मैं ड्रॉ करता हूं फॉर x ग्रेटर देन 0, सो वी विल ड्रॉ द राइट पार्ट ऑफ द ग्राफ एंड दिस पार्ट ऑफ द ग्राफ इज गोइंग टू बी क्लियरली इंक्रीजिंग। ठीक है, and now pull your right part of the graph. For the left part of the graph, the function is clearly decreasing. So if we consider only the right part, the graph obviously symmetric है, लग नहीं रहा है पर है, ठीक है ना? Let me draw it. So for the left part of the graph, it is clearly decreasing. जैसे जैसे x बढ़ रहा है
y मेरा कम हो रहा है, वी कैन क्लियरली सी दैट ये मेरा छोटा x है और ये मेरा बड़ा x है, ठीक है, तो इट्स क्लियरली डिक्रीजिंग। ऑन द अदर हैंड यहां पर अगर मैं पॉजिटिव x के लिए दिखूंगा तो x बढ़ने के साथ मेरा y भी साफ साफ बढ़ रहा है, तो ये वाला पार्ट जो है वो मेरा इंक्रीजिंग है। लेकिन मैं पूरे को अगर मैं कंसीडर करूं तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं ये ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा x2 है और ये मेरा x1 है। x2 भले ही x1 से बड़ा है लेकिन f ऑफ x2 जो है वो हमारा कम आ गया है, तो कम होगा या ज्यादा होगा मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता हूं। इट कैन बी लिटरली एनीथिंग एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द डोमेन ऑफ डेफिनेशन। अच्छा, इसका और एग्जांपल लेते हैं। sin x tan x are increasing for x belonging to minus pi by 2 to pi by 2। मैं tan के लिए थोड़ा एंड नहीं किया हूं, साइन पे तो एंड भी कर सकता हूं लेकिन मैं tan के लिए जो है वो मैंने एंड नहीं किया हूं। sin x और tan x ये दोनों मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन है, माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2। लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ sin x। ये मेरा x है और ये मेरा y है, तो sin x का जो ग्राफ है sin 0 0 है, sin पाई बाई 2 1 है और माइनस पाई बाई 2 माइनस 1 है, तो ये मेरा -1 है। सॉरी, दिस इज द माइनस पाई बाई 2, दिस इज द -1 एंड फॉर द राइट पार्ट ऑफ द ग्राफ ये सिमेट्रिकली इंक्रीज करेगा। दिस इज द पाई बाई 2 एंड दिस इज 1। दिस इज फॉर y इक्वल्स टू sin x। नाउ सिमिलरली अगर मैं tan x का ग्राफ ड्रॉ करूं तो यहां पर मेरा y एक्सिस है और यहां पर मेरा x एक्सिस है, तो एग्जैक्टली पाई बाई 2 पे तो हम जानते हैं tan x हमारा डिफाइंड ही नहीं होता है, तो मैं माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 अगर ड्रॉ करूं, ठीक है, सो tan का जो ग्राफ आता है वो किस प्रकार से आता है, इसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट मैं ट्रू ग्राफ ड्रॉ किया, सो दैट विल बी द ग्राफ ऑफ tan x, जो कि हम साफ साफ देख सकते हैं ये हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो विद इन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, ठीक है। व्हाट अबाउट cos? व्हाट अबाउट cos? cos x is decreasing for x belonging to 0 to pi। यहां पर माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 में कुछ नहीं बोल सकता हूं, तो बीच में तो मेरा 1 के अबाउट सिमेट्री होती है, ठीक है, यानी x इक्वल टू 0 के अबाउट सिमेट्री होती है, बट 0 टू पाई cos x मेरा हमेशा डिक्रीजिंग है। इफ आई ड्रॉ द ग्राफ ऑफ cos x we can clearly see that this is x, this is y, and now if I draw the cos x, cos 0 is 1 and cos pi by 2 is 0 and cos pi is equals to -1। तो यहां पर अगर मैं ध्यान दूं तो मेरा जो ग्राफ है वो साफ साफ मेरा डिक्रीज कर रहा है ये वाले पॉइंट के अबाउट। अच्छा, सो फार सो गुड, जो चीज का ग्राफ हमें मालूम है उन ग्राफ के लिए तो बिल्कुल सही है। मैं ये भी मैं लिख सकता हूं जो e टू द पावर x दैट इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, ln x that is increasing for all x greater than 0, so on and so forth। जो हमारा नोन ग्राफ है, जिनका ग्राफ में तुम लोगों को मैंने ड्रॉ करना सिखाया हूं,
उन सब ग्राफ के लिए तो बिल्कुल बात सही है, जो हम लोग इस तरीके से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर जो है वो हम लोग ग्राफिकली चेक कर सकते हैं, लेकिन हर फंक्शन का ग्राफ जानना पॉसिबल नहीं है। तो सवाल यहां पर यह है, क्या डेरिवेटिव से हमें कोई टूल मिले जिससे कि हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर चेक कर सकते हैं? लेट्स सी। ओके दोस्तों, सो मेरे पास यहां पर एक इंक्रीजिंग ग्राफ है और मैं इसके डेरिवेटिव को देखने के लिए मैंने ये वाले फंक्शन का कोई भी एक जनरल पॉइंट पर टेंजेंट बना दिया। तो मैंने अगर इस पॉइंट का टेंजेंट को बनाया तो ध्यान देना, ये वाला टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ जो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाएगा, दैट एंगल थीटा इज गोइंग टू बी एक्यूट। एक्यूट में जीरो इंक्लूडेड है। कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पर डेफिनेटली हमारा थीटा जो है वो 0 डिग्री होना पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल साइन एक्स पे अगर मैं π/2 पर जाता हूं, वहां पर फंक्शन इंक्रीजिंग है, लेकिन वहां पर सिंपल सी बात है, जो हमारा टेंजेंट होगा उसका स्लोप जो है वो मेरा 0 हो जाएगा। थीटा 0 होना परफेक्टली अलाउड है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है, बट यहां पर ध्यान देना थीटा हमारा एक्यूट है। सो थीटा अगर मेरा एक्यूट है तो सिंपल सी बात है, मैं एक चीज तो डायरेक्टली लिख सकता हूं, जो tan थीटा जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। दैट सिंपली इंप्लाइज dy by dx will be greater than or equals to 0, and this must be valid for all x in domain. अच्छा, बहुत जगह पर ये ग्रेटर देन इक्वल टू साइन को हम काट देते हैं, बहुत जगह पे केवल ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ होता है। दैट्स नॉट राइट। इक्वल टू में कम, इक्वल टू में कम। ध्यान देना, फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरा fx जो है दैट इज x³। So dy by dx that is f dash x that is equals to 3x square, and now ये x square जो है that is greater than 0, but x equals to 0 पर तो equal to 0 भी आएगा, लेकिन जो fx equals to x³ है वो हमारा एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे 0 आ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स पर भी 0 आ सकता है। तो तुम बोलोगे सर 0 कब हम मानेंगे, कब हम 0 नहीं मानेंगे? मैं ये बोलूंगा, जो तो फिजिक्स में जो केसेस आएंगे उसमें नॉर्मली 0 वाला प्रॉब्लम नहीं आएगी, और 0 आएंगे भी तो वहां पर ग्राफ ड्रॉ करके हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। राइट नाउ उसको एलिमिनेट करने का टेक्निक तो मैं तुम लोगों को नहीं बता सकता हूं, दैट इज कंप्लीटली बियॉन्ड आवर स्कोप। बट हम जो कंडीशन लिखेंगे, जो dy by dx must be greater than or equals to 0 for all x lying in the domain, it may be equals to 0 at some points. There is a possibility. For example, और एक लेता हूं मैं, तुम बोलोगे से क्या एक ही पॉइंट पे आएगा? नहीं, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स पर हो सकता है। fx equals to x minus sin x या x plus sin x, doesn't matter. तो इसका जो f dash x होगा that will be equals to 1 plus cos x, and try to understand this cos x lies in the interval of -1 to 1. तो इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारा 0 है, तो f dash x जो होगा यहां पर that is going to be greater than or equals to 0, और equals to 0 जो हमारे पास आएगा वो infinitely many points पे आएंगे, क्योंकि cos x infinitely many points पे -1 आएंगे। That's a possibility.
बट इसका ग्राफ जो होता है दैट इज अ कंप्लीटली इंक्रीजिंग ग्राफ लाइक दिस. सो डोंट डिस्कार्ड द वैल्यू 0 फ्रॉम द इंक्रीजिंग पॉइंट. ये है मेरा y इक्वल्स टू x एंड x प्लस साइन x का जो ग्राफ आता है वो x के रेस्पेक्ट में हम साइन x जो है वो हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं. इसके ऊपर साइन x का ग्राफ को हम सुपर इंपोज करते हैं. वो तुम लोग मैथ्स में बाद में सीखोगे. दिस इज द ग्राफ ऑफ fx इक्वल्स टू x प्लस साइन x एंड इट इज अ कंप्लीटली इंक्रीजिंग फंक्शन. ठीक है, राइट. तो इंक्रीजिंग फंक्शन होने का कंडीशन क्या है? जो f डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 बट इट मे बी 0 एट सम पॉइंट्स. ठीक है, 0 आ जाने पे इंक्रीजिंग बोलना हम बंद नहीं करेंगे. ओके, एंड सिमिलरली व्हाट अबाउट द डिक्रीजिंग फंक्शन? अगर मैं डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करूं, ये है मेरा y, ये है मेरा x. मैं यहां पर एक डिक्रीजिंग फंक्शन जो है वो बना लेता हूं. दैट इज समथिंग लाइक दिस सपोज. और अब ये डिक्रीजिंग फंक्शन में कोई भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो. सो यहां पर जब मैं टेंजेंट बनाऊंगा, दिस इज माई थीटा. सो प्लीज चेक फॉर decreasing function, theta is obtuse. For decreasing function, theta is going to be obtuse. ठीक है, एंड ध्यान देना जब मैं बोलता हूं obtuse तो नोट theta can be 180 degree and that is equivalent to 0 degree. 180 डिग्री तो देखने का नजरिया है. ठीक है, और दैट इज इक्विवेलेंट टू 0 डिग्री. एंड सो क्योंकि हमारा tan थीटा ऑब्ट्यूस है तो tan थीटा विल बी लेस देन और इक्वल्स टू 0. सो dy by dx will be less than or equals to 0 for all x in domain. ठीक है, लेकिन इक्वल्स टू 0 आ सकता है परफेक्टली, कोई इश्यू नहीं है. एक बार cos x का चेक कर लेता हूं. 0 to pi. नोट, प्रूव दैट cos x is a decreasing function in x belonging to 0 to pi. So what is my fx? fx is equals to cos x. तो f dash x will be equals to minus sin x. अच्छा, x जो है वो मेरा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होने के कारण हम सिंपली एक चीज बोल सकते हैं, जो sin x lies between 0 to 1 for all x belonging to 0 to pi, so that simply implies f dash x is less than or equals to 0 for all x belonging to 0 to pi. So cos x is going to be a decreasing function. So increasing या decreasing function देखने के लिए we simply check the value of f dash x. And f dash x के ऊपर बेसिस करते हुए हम लोग जो है वहां पर उस फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बोलेंगे. 0 दोनों में इंक्लूडेड है. ठीक है, इंक्रीजिंग में 0 या पॉजिटिव होगा, कहीं पर भी कोई भी एक पॉइंट नहीं होना चाहिए जहां पर नेगेटिव हो. ठीक है, 0 चलेगा. नेगेटिव में हर पॉइंट पे 0 या नेगेटिव हो, कोई भी पॉइंट में पॉजिटिव नहीं होना चाहिए. ठीक है, 0 हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. तो 0 वाले केस जो है वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों में होता है.
ये वाले बात पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज द इंक्रीजिंग फंक्शन एंड दिस इज द डिक्रीजिंग फंक्शन दैट वी कैन सी। ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट वी आर गोइंग टू एनकाउंटर इन मैथ्स। ठीक है, बहुत बार ऐसे होंगे जब हम लोगों ने dy by dx को निकाल ही नहीं पाएंगे। मैंने एक बार थोड़ा बातचीत किया था हल्का सा, जो कोई भी फंक्शन जो अगर शार्प कॉर्नर हो जाता है तो वहां पे हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। कोई भी फंक्शन में अगर शार्प कॉर्नर हो जाते हैं तो वहां पर हम फंक्शन जो है वहां पे डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। सो देयर विल बी लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स बट नॉट दे आर नॉट गोइंग टू बी डेल्ट हियर। वो कंप्लीटली मैथ्स का स्कोप है। ठीक है, राइट। तो मान लो कोई भी एक पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट एस जो है दैट इज ए टी क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 9t प्लस 5। ठीक है, चेक करो इसका वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों इंक्रीजिंग है या क्या है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों नहीं है। टी इज ग्रेटर गिवन टू बी ग्रेटर देन टी जो है, सॉरी, टी इज गिवन टू बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। सो वी हैव टू चेक वेदर इट इज इंक्रीजिंग, whether it is decreasing or it is neither increasing nor decreasing, all possible values of t. So the velocity that is a ds by dt, that will be equals to 3t square plus 6t plus 9. And if we take the 3 common outside, it is a t square plus a 2t plus 3. ठीक है, it is t square plus 2t plus 3 and इसको अगर मैं ढंग से लिखूं, this is 3 into t plus 1 का होल स्क्वायर प्लस 2। नाउ t क्योंकि हमारा हमेशा पॉजिटिव है तो ऑटोमेटिकली ये वाला क्वांटिटी जो आएगा वो भी हमारा हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आने वाला है। तो ये अगर मेरा ग्रेटर देन 0 है तो ये पूरा क्वांटिटी, इनफैक्ट इट इज ग्रेटर देन 1 ऑल्सो। ठीक है ना, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारा 1 है। तो v ऐसा नहीं है केवल 0 से बड़ा है, इनफैक्ट ये 9 से भी बड़ा है। इनफैक्ट ये 9 से भी बड़ा है, बट 9 से बड़ा है वो हमारा कोई काम का नहीं है, लेकिन 0 से तो बड़ा है ही है। तो v इज ग्रेटर देन 0, यानी s इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t. s is an increasing function with respect to what time t. अच्छा, what about the velocity? Is it increasing or decreasing or not? दोनों में से कुछ भी नहीं। Acceleration a, that will be equals to dv by dt, 3 into d by dt of t square plus 2t plus 3. This is a 2t plus 2. ठीक है, सो t क्योंकि पॉजिटिव है तो ये वाला क्वांटिटी तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है। तो a जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6 है। अगेन 6 हमारा काम का नहीं है, लेकिन एक चीज तो मैं बोल ही सकता हूं, जो a है वो हमारा ग्रेटर देन 0 है। तो v इज एन increasing function with respect to t. Okay, what about acceleration? Is it increasing or neither increasing nor decreasing? Let's check. अच्छा,
वी डिफाइन J दैट इज इक्वल्स टू DA बाई DT। फिजिक्स में इसका एक नाम होता है, DA बाई DT को हम जर्क बोलते हैं, JER के जर्क। सो बेसिकली इसलिए मैं J से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। जर्क इज अ लिटिल बिट अनकॉमन टर्म, बट DA बाई DT इज कॉल्ड द जर्क ऑफ द मोशन। इसको तुम लोग फिजिकली फील कर सकते हो। अगर मान लो तुम्हारा गाड़ी का जो ड्राइवर है वो बार बार एक्सीलरेटर दबा रहा है, पैर छोड़ रहा है, दबा रहा है, पैर छोड़ रहा है, ब्रेक मार रहा है, फिर पैर वापस एक्सीलरेटर दबा रहा है, सो योर जर्नी इज गोइंग टू बी वेरी 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 लाइक डीजी टाइप ऑफ थिंग, राइट। तुम्हें उल्टी लिटरली आने लग जाएगी। सो दैट इज कॉल्ड द जर्क ऑफ द मोशन, ठीक है। सो J दैट इज इक्वल टू DA बाई DT। So that is 3 into D by dt, 2t plus 2, that is equals to 6. तो J क्योंकि greater than 0 है, तो E is also an increasing function with respect to T। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में एक बेसिक चर्चा हम कर चुके हैं। जो डिफरेंशिएशन का काम हमारा यहां पर है, कोई एक फंक्शन अगर दे रखा है विथ मेनली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वाला चीज हमारा काम का होता है, डिफरेंशिएट करो, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 आ रहा है हर पॉइंट पे, तो डेफिनेटली वो एक इंक्रीजिंग है। लेस देन और इक्वल्स टू 0 आ रहा है तो डेफिनेटली डिक्रीजिंग है। कहीं ग्रेटर देन 0, कहीं लेस देन 0, इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ठीक है। बीच में कुछ ना कुछ हरकतें हुआ है, जैसे fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर में पहले 0 तक डिक्रीज करके फिर 0 के बाद इंक्रीज कर रहा है। देयर मे बी अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज लाइक दैट वी विल डिस्कस इन द लेटर स्टेट। सो सबसे पहले इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में हम लोगों ने यहां पर बातचीत कर लिए हैं। अब मैं 3 ग्राफ यहां पर ड्रॉ करने वाला हूं और उन तीनों ग्राफ को ढंग से देखो। ओके दोस्तों, तो अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे, दैट इज द कॉन्केविटी ऑफ द ग्राफ। आई हैव ड्रॉन हियर 3 टाइप ऑफ इंक्रीजिंग ग्राफ्स। वन इज अ स्ट्रेट लाइन जिसमें कोई कॉन्केव या कॉन्वेक्स साइड नहीं है। इट्स एन इंक्रीजिंग ग्राफ जहां पे y इक्वल्स टू mx प्लस c है। c कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, आई डोंट केयर, बट m इज पॉजिटिव। वी कैन क्लियरली सी दैट dy by dx is equals to m and that is greater than 0, ठीक है। So it's an increasing graph, that's for sure. But it has neither concave side, neither convex side. It's a straight line. Now, another case is the graph like this. यहां पे concave side ऊपर है, convex side नीचे है। Tangent कहीं पर भी बना वो acute angle ही बनाएगा, वो हम साफ साफ देख सकते हैं। तो dy by dx तो मेरा greater than 0 है, लेकिन ये वाला ग्राफ जो है वो हमारा concave up है, यानी इसका जो कॉन्केव साइड है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के तरफ पॉइंट करता है। सो दैट टाइप ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड द कॉन्केव अप। नाउ अनदर वन इज द कॉन्वेक्स साइड, ठीक है। सो अनदर टाइप ऑफ ग्राफ इज द कॉन्केव डाउन, जहां पे कॉन्वेक्स साइड ऊपर है, कॉन्केव साइड नीचे की तरफ है। टेंजेंट यहां पर कहीं पर भी बनाओ वो तो हमारा एक्यूट एंगल ही बनाएगा, तो dy by dx तो हमारा ग्रेटर देन 0 ही होगा। तो ये तीनों ग्राफ में हम डिफरेंशिएट इस तरीके से करने वाले हैं, ठीक है। सो इन तीनों ग्राफ को डिफरेंशिएट करने के लिए वी हैव टू सी the concavity of graph. We have to see the concavity of the graph. ठीक है। कौन सा वाला साइड कॉन्वेक्स है, कौन सा वाला साइड कॉन्केव है, किस तरीके से हम देखेंगे वो चीज ध्यान दो। अच्छा, ये वाले को मैंने ग्राफ 1 नाम दे देता हूं, ये वाले को मैं ग्राफ 2 नाम दे देता हूं और ये वाले को ग्राफ 3 नाम दे देता हूं, ठीक है। सो एक चीज ध्यान दो, फॉर 1 dy by dx जो है वो हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर आया है m,
तो इसको अगर मैं सेकेंड बार डिफरेंशिएट करता हूं यानी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, दैट इज गोइंग टू बी 0। यानी स्लोप तो पॉजिटिव है, स्लोप डज नॉट चेंज with x. So the rate of change of y with respect to x भले ही पॉजिटिव है, what I can say is rate of change of slope is equals to 0. यानी slope doesn't change. अब हम लोग दूसरे वाले ग्राफ के लिए देखते हैं। दिस इज फॉर ग्राफ 1। नाउ इफ वी सी फॉर द ग्राफ 2, चलो ये वाले ग्राफ को मैं वापस से विड्रॉ करता हूं। नाउ लेट्स सी हाउ द स्लोप चेंजेस एज एक्स चेंजेस। सपोज मैं एक्स जो है उसको इंक्रीज कराने वाला हूं, तो मैंने अपने मर्जी से कॉन्केव अप ग्राफ ड्रॉ किया। तो ध्यान दो, मैं यहां पर अगर मैं एक टेंजेंट बनाता हूं, ये वाला एंगल मान लो है थीटा। दिस इज डन एट x इक्वल्स टू x1, और मैं अब x को इंक्रीज करता हूं, और x को इंक्रीज करके मैं x इक्वल्स टू x2 पर लेकर आता हूं। So this is x equals to x2। यहां पर जो टेंजेंट स्लोप बनाता है वो बनाता है मान लो phi। तो we can clearly see from this triangle phi is the exterior angle, it will be theta plus something। तो ऑब्वियस सी बात है phi is greater than theta, so tan phi will be greater than tan theta। So as tan phi is greater than tan theta, what we can write is dy by dx at x equals to x2 is greater than dy by dx at x equals to x1। So what I can say is, as x increases, ठीक है, as x increases, slope of function also increases। यानी what I can say is dy by dx is increasing with respect to x। dy by dx is increasing with respect to x, यानी जो भी चीज इंक्रीजिंग होता है उसका डिफरेंशिएशन हम जानते हैं dy by dx, यानी इक्वल टू साइन चलेगा। एक बार की चलो इक्वल टू हटा देता हूं, ठीक है, इक्वल टू के लिए बाद में चर्चा करेंगे। इक्वल टू आ सकता है, ठीक है, इक्वल टू आ सकता है, मैं ऐसे कुछ नहीं बोल रहा हूं, बट फिलहाल एक बार के लिए उसको हटा दो, ठीक है। सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, राइट। यानी अगर कोई ग्राफ इंक्रीजिंग प्लस कॉन्केव अप है, तो अगर मान लो कोई भी ग्राफ इंक्रीजिंग प्लस कॉन्केव अप हुआ, तो सिंपल सी बात है
उसका जो dy by dx है that must be greater than or equals to 0 and d square y by dx square that is greater than 0 for all x in domain. So that is the check of the concavity. तो कोई अगर ग्राफ कॉन्केव अप है और इंक्रीजिंग है, देखो कॉन्केव अप और इंक्रीजिंग में डायरेक्टली कोई संबंध नहीं है, डिक्रीजिंग के साथ भी कॉन्केव अप हो सकता है, वो हम बाद में ड्रॉ करने वाले हैं। बट इंक्रीजिंग और कॉन्केव अप अगर हुआ तो dy by dx ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा एंड d square y by dx square will be greater than 0. Now if we look at the third graph, अगर मैं तीसरे वाले ग्राफ के बारे में बात करूं तो इन दैट केस क्या होगा, ये मेरा x है और ये मेरा y है। सो यहां पर मेरे पास ग्राफ इंक्रीजिंग है लेकिन कॉन्केव डाउन है। तो यहां पर मान लो मैं 2 पॉइंट पर टेंजेंट बनाता हूं, तो मान लो दिस इज x इक्वल्स टू x1 एंड दिस इज x इक्वल्स टू x2। मैंने x को यहां पर इंक्रीज किया, तो x को इंक्रीज करने पर इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाओ, यहां पर एंगल बनाता है मान लो थीटा, और दूसरे x2 वाले पॉइंट पर भी टेंजेंट बनाओ, ये वाला एंगल है फाई। नाउ क्लियरली तुम देख सकते हो जो थीटा जो है अब मेरा एक्सटीरियर एंगल है, फाई मेरा इंटीरियर एंगल है, तो थीटा विल बी समथिंग प्लस फाई। तो वी कैन क्लियरली सी दैट फाई विल बी लेस देन थीटा, तो tan phi will be less than tan theta. So what I can say is dy by dx at x equals to x2 is less than dy by dx at x equals to x1. ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एज x increases dy by dx decreases, as x increases dy by dx decreases। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हम लिखेंगे dy by dx is a decreasing with respect to x। ठीक है, अगेन मैं जीरो वाला प्रॉब्लम को भी फिलहाल के लिए छोड़ दे रहा हूं, तो d by dx of dy by dx is less than 0, तो d square y by dx square will be less than 0. The second derivative is going to be less than 0. तो सिंपल सी बात है, अब मैं इकट्ठा करके बोल सकता हूं, जो अगर मेरा ग्राफ इंक्रीजिंग प्लस कॉन्केव डाउन रहा, ठीक है, तो सिंपली हम बोल सकते हैं जो dy by dx वो तो हमारा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा, तो d square y by dx square will be less than 0 for all x in domain। ठीक है, सो d square y by dx square अगर इक्वल्स टू 0 रहा
and this has to be done for all x in domain. तो in that case simple straight line है. Otherwise अगर d square y by dx square जो है वो पॉजिटिव आया तो कॉन्केव अप, नेगेटिव आया तो कॉन्केव डाउन. तो dy by dx चेक करता है इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है. d square y by dx square the second derivative basically checks whether it is concave up और इट इज कॉन्केव डाउन. तो अब मैं डिक्रीजिंग फंक्शन का तीनों ग्राफ जो है वो बनाने वाला हूं. लेट्स सी. ओके दोस्तों, सो हम लोग डिक्रीजिंग के अब तीनों ग्राफ कंसीडर करते हैं. तो पहला जो ग्राफ 1 है वो हम लोग जैसे कि हमेशा करते हैं एक स्ट्रेट लाइन ही बनाने वाले हैं. तो दिस इज माई एक्स एंड दिस इज माई वाई, और मैं एक डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन बनाने वाला हूं. तो डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन का जो मेरा इक्वेशन होगा that will be y equals to mx plus c. m has to be less than 0. ठीक है. एंड यहां पर ध्यान दो, जो मेरा dy by dx होगा that will be equals to m and that is less than 0 for all x in domain. जब मैं all x बोला तो all x in domain समझ जाओ. और मैं अगर सेकेंड बार डिफरेंशिएट करता हूं तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स विद इन द डोमेन. तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का यहां पर पहले से चेक हुआ, और इसका कॉन्केविटी जो है वो हमारा सेकेंड डेरिवेटिव से चेक हुआ है. अच्छा, मैं सेकेंड ग्राफ अगर मैं बनाता हूं, यहां पर मैं बनाता हूं मान लो डिक्रीजिंग कॉन्केव अप. ये मेरा y है, ये मेरा x है. डिक्रीजिंग बनाता हूं और कॉन्केव अप बनाता हूं. लेट्स सी क्या होता है. साफ साफ देख सकते हो दिस ग्राफ इज अ डिक्रीजिंग प्लस कॉन्केव अप. ठीक है. तो यहां पर अगर हम चेक करें, टेंजेंट बना लेते हैं कहीं पर भी. तो एक तो मान लो ये वाला पॉइंट पे टेंजेंट बनाते हैं, तो यहां पर जो हमारा थीटा बनेगा वो थीटा इस तरीके से बनेगा. ऑब्वियस सी बात है, dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू tan थीटा एंड दैट विल बी लेस देन 0, क्योंकि थीटा हमारा डेफिनेटली ऑब्ट्यूस है. ये मैं बनाता हूं x इक्वल्स टू x1 पर, और दूसरा मान लो मैंने कोई ये वाला पॉइंट पर टेंजेंट बनाया, तो यहां पर अगर हम ध्यान दें, दिस विल बी द एंगल फाई. दिस इज द पॉइंट x1 एंड दिस इज द पॉइंट x2. ठीक है. And we can clearly see that a phi will be definitely greater than theta. Phi will be definitely greater than theta. Phi जो है that is closer to 180. Phi जो है that is closer to 180. ठीक है. And यहां पर एक चीज ध्यान दो, जो tan इनफैक्ट हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है, राइट. tan का डिफरेंशिएशन होता है sec square x. तो सेक्स स्क्वायर जो है वो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है. तो एक्सेप्ट द पॉइंट जहां पे वो डिफाइन नहीं है, बाकी वो हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है. सो tan phi will be greater than tan theta. x2 is greater than x1. तो dy by dx at x equals to x2 is greater than dy by dx at x equals to x1 that we can write. तो सिंपल सी बात है, यहां पर भी ध्यान दो, जो dy by dx is increasing with respect to x. dy by dx is increasing with respect to x. तो सिंपल सी बात है, d by dx of dy by dx
इज ग्रेटर देन 0, यानी कॉन्केव अप आया है तो यहां पर भी तो वही आया है, d² y dx² इज सिंपली ग्रेटर देन 0। ठीक है, सो यहां पर भी अगर हमारा डिक्रीजिंग एंड कॉन्केव अप आया है तो हम सिंपली लिखेंगे dy dx is less than or equals to 0 and d² y dx² is greater than 0 for all x in domain. That we can write. And now let's move on to that last graph. ठीक है, move on to the last graph. So इस पे क्या है, ये हमारा y है और ये हमारा x है। मैं अब बनाऊंगा डिक्रीजिंग एंड कॉन्केव डाउन। सो दिस इज अ डिक्रीजिंग कॉन्केव डाउन ग्राफ। ठीक है, सो दिस इज अ डिक्रीजिंग प्लस कॉन्केव डाउन। तो यहां पर भी 2 पॉइंट पे अब ग्राफ टेंजेंट ड्रॉ करो। यहां पर ये एंगल जो बनता है x इक्वल्स टू x1 पर, सपोज करो वो है मेरा थीटा, एंड दूसरा जो मेरा दूसरे पॉइंट पे बनता है, मान लो यहां पे x2 पॉइंट है, यहां पर जो मेरा टेंजेंट आएगा वो मेरा कुछ इस प्रकार से आएगा। दिस इज माई एंगल फाई at x equals to x2. तो we can clearly see जो मेरा dy by dx है वो मेरा tan थीटा था, और थीटा ऑब्ट्यूस होने के कारण वो तो हमारा डेफिनेटली लेस देन 0 है। एंड यहां पर तुम साफ साफ देख सकते हो थीटा इज द एक्सटीरियर एंगल एंड फाई इज द इंटीरियर एंगल, फाई इज द इंटीरियर एंगल। तो थीटा इज ग्रेटर देन फाई, यानी tan फाई इज लेस देन tan थीटा, tan फाई इज लेस देन tan थीटा। सो tan फाई अगर लेस देन tan थीटा है तो मैं सिंपली लिख सकता हूं dy by dx at x equals to x2, यानी मैं x को इंक्रीज कराने के साथ साथ जो मेरा स्लोप है वो मेरा डेफिनेटली डिक्रीज कर रहा है। तो व्हाट आई कैन सी इज dy by dx is a decreasing function with respect to x. So what I can write is d by dx of dy by dx is less than 0, यानी यहां पर भी कॉन्केव डाउन का आ गया है लेस देन 0। ठीक है, समझ में आया? एंड सो डिक्रीजिंग कॉन्केव डाउन ग्राफ का पहचान होगा, दैट विल बी dy by dx is less than or equals to 0 and d² y by dx² that is less than 0 for all x in domain. ठीक है, समझ में आया? अच्छा, अभी हमने एक चीज के बारे में बात नहीं की है, लेकिन मैं आगे जाऊंगा तो उसके बातचीत करूंगा। The point where a graph changes its concavity वो पॉइंट जहां पे ग्राफ अपना कॉन्केविटी को बदलता है is called
पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, सो एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ऑलवेज कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा इसका कन्वर्स टू नहीं है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब हमेशा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, ऐसे कुछ भी नहीं है। मैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के चर्चाएं जो है वो अगले वाले पार्ट जहां पर मैक्सिमा मिनिमा कराऊंगा, जो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का लास्ट पार्ट है, उस पर करवाने वाला हूं। फिलहाल के लिए मैं थोड़ा साइड काट रहा हूं, बस मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूं। केस इन पॉइंट y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, केस इन पॉइंट है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो ये यहां पर आएगा। तो ध्यान दो, x ग्रेटर देन 0 कॉन्केव अप है ये, और x लेस देन 0 कॉन्केव डाउन है। तो ये वाला जो पॉइंट है x इक्वल्स टू 0 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। x इक्वल्स टू 0 जो है वहां पर हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। एंड प्लीज सी, जो मेरा dy बाई dx होगा दैट इज 3x स्क्वायर, एंड d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर इक्वल्स टू 6x। सो d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर at x equals to 0 is going to be 0। ठीक है, तो ग्राफ यहां पे अपना कॉन्केविटी को बदल रहा है। ग्राफ यहां पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है, लेकिन कॉन्केविटी जो है वो ग्राफ का बदल रहा है। कॉन्केव डाउन से कॉन्केव अप में कन्वर्ट हो रहा है, और जो चेंज इन कॉन्केविटी हो रहा है दैट इज ऑकरिंग एट द पॉइंट x equals to 0। so x equals to 0 will call the point of inflection। और वहां पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तो 0 आएगा ही आएगा, उल्टा ट्रू नहीं है। जिसको भी मेरे बात को थोड़ा सा भी शक है, एक काम करना फटाफट, y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 लो, उसका ग्राफ बनाओ और खुद वेरीफाई कर लो। वहां पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डेफिनेटली 0 आएगा, लेकिन वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है, क्योंकि ग्राफ हमारा हमेशा ही कॉन्केव अप रह रहा है। सो वी विल डिस्कस इट इन द लेटर पार्ट, जो 5th पार्ट होगा हमारा मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, दैट आई विल डिस्कस ओवर देयर। राइट नाउ बस मैं एक डिफाइन कर दिया हूं व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो कॉन्केविटी के बारे में चर्चाएं जो है वो यहां पर समाप्त होती है। तो जल्दी से एक काम बताता हूं। तो मान लो हमारा S जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, V जो है वो हमारा ds बाई dt है, और A जो है वो हमारा, तो वेलोसिटी हमारा स्लोप से आएगा, यानी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से आएगा, और एक्सीलरेशन जो है वो हमारा ग्राफ के कॉन्केविटी से आएगा। राइट, तो जल्दी से अगर मान लो मैं ST ग्राफ बनाता हूं, ठीक है, ये मेरा S है, ये मेरा T है। मान लो ST ग्राफ ऐसा है, स्ट्रेट लाइन इंक्रीजिंग। अच्छा, इंक्रीजिंग है तो ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी विल बी पॉजिटिव, क्योंकि ये इंक्रीजिंग है, और क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो सेकेंड डेरिवेटिव तो 0 आएगा ही आएगा, तो एक्सीलरेशन डेफिनेटली इसका 0 है। तो S वर्सेस T ग्राफ अगर इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन हुआ तो उसका वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, एक्सीलरेशन 0 होंगे, क्योंकि कॉन्केविटी नहीं है, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 0 है। अगला ये वाला केस देखते हैं। मान लो मेरा ST ग्राफ जो है वो इस प्रकार से है। कैसा है ये ग्राफ? क्या ये इंक्रीजिंग है? जी हां, इंक्रीजिंग है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव,
v मेरा पॉजिटिव है, क्या ये कॉन्केव आप है? जी हां। सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, सेकेंड डेरिवेटिव क्या है? एक्सीलरेशन, तो इस केस में क्या आएगा? एक्सीलरेशन भी ग्रेटर देन 0 आएगा। ऑन द अदर हैंड, मान लो ग्राफ हमें इस तरीके से दिया हुआ है, ये s है, ये t है, क्या ग्राफ हमारा इंक्रीजिंग है? जी हां बिल्कुल, t बढ़ रहा है तो हमारा s भी बढ़ रहा है, तो अगर ये हो रहा है तो v जो है वो तो हमारा पॉजिटिव है। क्या ये कॉन्केव अप है या डाउन है? डाउन है। डाउन है तो क्या है? सेकेंड डेरिवेटिव क्या है? नेगेटिव, बट सेकेंड डेरिवेटिव क्या होता है? एक्सीलरेशन, तो a डेफिनेटली लेस देन 0 आएगा। उसके बाद अगर मान लो हमारा ht ग्राफ इस प्रकार से है, नाउ इट इज लाइक दिस, क्या है ये? स्ट्रेट लाइन। कॉन्केविटी क्या है? 0। इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग है तो फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव, v नेगेटिव। स्ट्रेट लाइन, ऑब्वियस सी बात है, a जो है वो हमारा 0 है। उसके बाद ये हमारा s है, ये हमारा t है। उसके बाद मान लो हमारा ग्राफ इस प्रकार से है, ठीक है, इट्स लाइक दिस। फर्स्ट डेरिवेटिव डिक्रीजिंग, जी हां, फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव, v लेस देन 0। सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव, a ग्रेटर देन 0। एंड लास्ट, जो हमारा s है और ये हमारा t है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, फर्स्ट डेरिवेटिव 0, फर्स्ट डेरिवेटिव 0, v लेस देन 0। सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव, कॉन्केव डाउन, सेकेंड डेरिवेटिव एक्सीलरेशन, a is definitely less than 0. So increasing decreasing nature and the concavity plays a very important role in determining the graphs. और फिजिक्स में तो ग्राफ ही ग्राफ है, ग्राफ के एनालिसिस में ही आधे फिजिक्स हमारे निकल जाएंगे। तो दोस्तों ये वाला पोर्शन बहुत ही अच्छे से हमें समझ में आना चाहिए। तो विद दिस आवर फोर्थ पार्ट इज डन, दैट इज द इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर एंड द concavity. We move on to the last part, that is maxima minima.